नमस्कार दोस्तों, सिंपल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के बारे में। दोस्तों, इस अध्याय की यह आज तीसरी वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियो में मैं आपके सामने इस पाठ का अधिकांश हिस्सा प्रस्तुत कर चुका हूं। पिछली 2 वीडियो में हमने भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा उनके प्रावधानों का अध्ययन किया था। और साथ ही अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में नील के उत्पादन के बारे में अध्ययन किया था। आज दोस्तों हम उससे आगे की कहानी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परंतु यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने के बारे में अपना अध्ययन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में जमींदारों ने नील की खेती करना आरंभ किया, जिसके कारण उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वे जो 90% हिस्सा लगान का तय किया गया था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, उसको देकर आसानी से उनके पास इतना आमदनी बची हुई थी कि वो अपनी आलीशान जिंदगी जी सकते थे। इसके कारण बंगाल के गांव में एक अनुपस्थित जमींदार वर्ग का उदय हुआ, जिसकी आमदनी भले ही खेती से आती थी और भूमि से आती थी, परंतु जो खेती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो नील की खेती की जाती थी वो किस प्रकार की जाती थी। आज की इस बात से हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नील की खेती करने की 2 व्यवस्थाएं थी, एक निज व्यवस्था और दूसरी रैयती प्रणाली। इन दोनों को ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएं एक दूसरे से अलग थी और किस तरह इनमें नील का उत्पादन किया जाता था। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निज खेती प्रणाली के बारे में। दोस्तों, निज नील के उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली होती थी जिसके अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करता था। और क्योंकि व्यक्ति या बागान मालिक स्वयं नील का उत्पादन करता था, तो खेती से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं थी उनका सामना उसे स्वयं करना होता था। यानी कि बीजों को खरीदना, उनका इस्तेमाल करना, खेती के लिए उपकरणों को जुटाना, श्रम की व्यवस्था करना, ये सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती थी जो बागान मालिक होता था और स्वयं अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करता था। लेकिन दोस्तों, निज प्रणाली के अंतर्गत नील का उत्पादन करना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि इसके अंतर्गत अनेक समस्याएं थी। निज प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहली समस्या यह थी दोस्तों कि नील का उत्पादन करने के लिए जिस जमीन की आवश्यकता होती थी, यह आवश्यक था कि वह उपजाऊ जमीन हो। लेकिन जब तक कि भारत में नील का उत्पादन आरंभ हुआ, तब तक अधिकांश उपजाऊ जमीनों पर लोगों ने रहना आरंभ कर दिया था। इसीलिए नील के उत्पादन के लिए जो कृषकों को या बागान मालिकों को जमीन के टुकड़े प्राप्त हुए, वे बहुत छोटे छोटे थे। इसके कारण उनको कोई ऐसा बड़ा भूखंड चाहिए था जहां पर वो बड़े पैमाने पर नील का उत्पादन कर सकते। इस समस्या का समाधान बागान मालिकों ने इस रूप में करने का प्रयास किया कि जहां कहीं उनके नील उत्पादन की फैक्ट्री होती थी, वहां के आसपास की जमीनों को उन्होंने पट्टे पर लेना शुरू कर दिया और वहां जो लोग पहले से बसे हुए थे उनको उन्होंने वहां से हिंसापूर्वक, बलपूर्वक हटाना शुरू कर दिया। इसके कारण स्थानीय लोगों के बीच और बागान मालिकों के बीच टकराव होने लगा, मनमुटाव होने लगा। इसके अतिरिक्त निज व्यवस्था के अंतर्गत नील के उत्पादन की एक बड़ी समस्या दोस्तों श्रम की व्यवस्था थी, क्योंकि बागान मालिक अक्सर स्वयं अपने खेतों में कार्य नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए वो किसानों के श्रम के ऊपर निर्भर होते थे। परंतु इसकी समस्या यह थी कि किसानों का बंदोबस्त करना नील के उत्पादन के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस समय नील के उत्पादन के लिए किसानों की जरूरत होती थी, किसान उस समय अपने खेतों में धान की खेती में व्यस्त होते थे। तो इसीलिए वो पहले अपने खेतों के धान को देखेंगे या बागान मालिकों के नील के खेतों को देखेंगे। ये अपने आप में उनकी चुनौती होती थी और किसान इससे सबसे पहले अपने कार्य को तरजीह देते थे। इसीलिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रैयतवाड़ी निज व्यवस्था के अंतर्गत यह थी कि श्रम की व्यवस्था कैसे की जाए। एक और अन्य समस्या जो दोस्तों जिसका सामना निज व्यवस्था के अंतर्गत खेती करने वाले बागान मालिकों को करना होता था,
वह यह थी कि नीच व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर हलों की और बैलों की आवश्यकता होती थी। अगर ये मान लिया जाए कि 1 बीघा खेत जोतने के लिए 2 हलों की जरूरत होती थी, तो 1000 बीघा खेत जोतने के लिए कम से कम 2000 हलों की आवश्यकता होती थी। और जो ये हल होते थे वो अक्सर किसानों से लिए जाते थे उधारी के रूप में। लेकिन जिस वक्त किसानों को इनकी जरूरत होती थी, उसी समय बागान मालिकों को भी इन हलों की आवश्यकता महसूस होती थी। इसीलिए अक्सर ये होता था कि नीच व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था। और 19वीं शताब्दी के अंत तक बागान मालिक नीच व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करने से कतरा रहे थे। जिस संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत नीच व्यवस्था नील का उत्पादन किया जाता था, उसकी केवल 25% जमीन ही ऐसी थी जो नीच व्यवस्था के अंतर्गत खेती के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नील के उत्पादन की दूसरी प्रणाली रैयती प्रणाली क्या थी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रैयत का मतलब किसान होता है। तो दोस्तों, नील के उत्पादन की रैयत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत बागान मालिक अपनी जमीनों को किसानों को पट्टे पर दे दिया करते थे। और जिन किसानों को यह जमीन पट्टे पर दी जाती थी, उनके साथ एक अनुबंध कर लिया जाता था, जिसके अंतर्गत किसानों को 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। इसके अंतर्गत बागान मालिकों के द्वारा किसानों को एक अग्रिम शुल्क भी दिया जाता था, एडवांस। इस एडवांस से किसान लोग ये कार्य करते थे कि खेती के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं होती थी, उपकरण, बीज वगैरह, वो खरीदते थे। जबकि खेती के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल किया जाता था वो बागान मालिकों की होती थी। और जब फसल तैयार हो जाती थी तो फसल को काटने के बाद बागान मालिकों को सौंप दिया जाता था और इसके बाद एक नया कर्ज बागान मालिकों से किसानों के द्वारा ले लिया जाता था। इस प्रकार जब फसल कटती थी और नई फसल को बोने के लिए दोबारा से कर लिया जाता था, यह व्यवस्था अपने आप रिपीट हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे रैयत या किसान इस व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करने से कतराने लगे, क्योंकि धीरे धीरे उनको यह आभास हो गया कि नील के उत्पादन की यह प्रणाली दरअसल उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि इसके लिए उन्हें बागान मालिकों के द्वारा नील की जो कीमत अदा की जाती है वह बहुत कम है। और इसके अलावा वो लोग कर्जे में डूब गए थे। इसी कारण धीरे धीरे किसानों ने या रैयतों ने रैयती प्रणाली के अंतर्गत नील के उत्पादन की खेती से मना करना शुरू कर दिया। नील के उत्पादन की मना करने से संबंधित जो एक कारण था वो ये भी था कि नील का जो पौधा होता है दोस्तों, वो जमीन में बहुत अंदर तक समा जाता है। उसकी जड़ें जो होती हैं जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं, जिसके कारण वह जमीन को बंजर बना देता है। अगर किसी जमीन के ऊपर लंबे समय तक नील का उत्पादन किया जाए तो वह जमीन बंजर हो जाती है और दूसरी किसी फसल को वहां उत्पादित नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे जब किसानों को ये बात समझ आने लगी कि नील का उत्पादन उनकी जमीन के लिए हानिकारक है और उनको कर्ज की दलदल में धकेल रहा है, तो लोगों ने नील का उत्पादन करने से मना कर दिया। दोस्तों, भारत के किसानों ने तो नील का उत्पादन करने से मना कर दिया था, लेकिन जो बागान मालिक थे और जमींदार थे वो किसानों को इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि वो अपनी जमीन पर खेती के लिए नील का इस्तेमाल करें। और जब किसानों को इसके लिए मजबूर किया गया, बाध्य किया गया, तो इसका परिणाम नील विद्रोह के रूप में सामने आया। 1859 ईस्वी में मार्च के महीने में बंगाल के गांवों में भारत के किसानों ने बागान मालिकों के खिलाफ नील का उत्पादन न करने की शपथ ली। देखते ही देखते बड़े स्तर पर किसानों ने नील का उत्पादन करने से मना कर दिया और उनका यह मानना था कि वो ना तो नील की खेती करेंगे और ना ही बागान मालिकों द्वारा भेजे गए लठियालों से डरेंगे। इस प्रकार उन्होंने बड़े पैमाने पर नील के उत्पादन का विरोध करना शुरू कर दिया। इस परिघटना को भारत के इतिहास में नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जिन लोगों ने शुरुआत में किसानों ने नील का उत्पादन करने से मना किया था, उनको यह अनुमान था कि भारत के जमींदार भी इस विद्रोह में उनका साथ देंगे और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, भारत के उन जमींदारों ने जिनसे जबरदस्ती जमीन पर दस्तखत करवाए गए थे, बागान मालिकों के द्वारा अनुबंध करवाया गया था, उन्होंने बड़े पैमाने पर भारत के किसानों का साथ दिया और उनको लामबंद करके बागान मालिकों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं को रूप दिया। दोस्तों, इस घटना से 2 साल पहले ही 1857 में भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक महाविद्रोह हुआ था, जिसे 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। यह विद्रोह इतना ज्यादा बड़ा था कि इंग्लैंड की संसद में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। और जब मार्च 1859 ईस्वी में एक दूसरे बड़े विद्रोह की सूचना अंग्रेजी सरकार को मिली तो अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से डर गई
और गवर्नर जनरल को इस इलाके का दौरा करने के लिए भेजा गया। उसके बाद एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि किसानों को नील की खेती करने के लिए अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और इसका अनुमान भारतीय किसानों ने अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप लगाया। उन्होंने इसका गलत मतलब ले लिया। दोस्तों, भारत के किसानों ने इस नोटिस का अर्थ इस रूप में लिया कि उन्हें ऐसा लगा कि इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने किसानों को नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। हालांकि एशले ईडन किसानों को शांत करके स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के किसानों ने उनके इस नोटिस को अपने विद्रोह के लिए समर्थन मान लिया। इसीलिए बड़े पैमाने पर जमींदार और भारतीय किसान इस विद्रोह में शामिल हो गए। दोस्तों, इस विद्रोह ने बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बंगाल के पढ़े लिखे वर्ग के लोग इस विद्रोह को देखने के लिए बंगाल में पहुंचने लगे और उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी शैक्षिक गतिविधियों का इस विद्रोह को हिस्सा बनाया। एक महत्वपूर्ण साहित्य या कहें कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसकी इस दौरान रचना की गई वह दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण नामक नाटक है। इस नाटक में दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है, क्योंकि दोस्तों भारत में अंग्रेजी सरकार 1857 जैसे बड़े विद्रोह के कारण डरी हुई थी, और जब 1859 ईस्वी में उनको नील विद्रोह की घटना की सूचना मिली तो उन्होंने स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने का प्रयास किया। विद्रोह के तुरंत बाद एक नील आयोग का गठन किया गया और आयोग द्वारा जो नील विद्रोह से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें बागान मालिकों को जिम्मेदार माना गया। उसमें कहा गया कि बागान मालिकों ने किसानों को जबरदस्ती नील का उत्पादन करने के लिए बाध्य किया है और नील का उत्पादन करना किसानों के लिए हानिकारक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान अनुबंध को पूरा करके भारतीय किसान नील की खेती करें या ना करें यह उनकी अपनी मर्जी है। आगे चलकर 20वीं शताब्दी तक आते आते दोस्तों नील की जो घटनाएं थी वो अपने आप खत्म होने लगी, और इसका कारण ये था कि नील का उत्पाद का स्थान लेने के लिए सिंथेटिक डाइज का प्रचलन हो गया था और उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस प्रकार भारतीय किसानों को नील के उत्पादन से संबंधित जो परेशानियां होती थी उनका निराकरण अपने आप हो गया। लेकिन नील का उत्पादन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ तो 1917 ईस्वी में गांधी जी को चंपारण में बुलाया गया था। चंपारण में भारतीय किसानों की नील की खेती करने की वजह से जो बुरी व्यवस्था थी उसके लिए ही उनको बिहार में चंपारण में आमंत्रित किया गया था, और चंपारण में गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके कारण भारतीय राजनीति में उनकी सफलतम शुरुआत हुई। लेकिन चंपारण में गांधी जी ने क्या किया और भारतीय किसान किस तरीके से उसकी नील की खेती से परेशान थे उसका अध्ययन हम दोस्तों बाद के अध्यायों में करेंगे। फिलहाल दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाने से संबंधित यह तीसरी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शिक्षण में और अध्ययन में मदद करने के लिए मेरे चैनल को उनके साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।